वेलकम बैक गाइस। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और वही डीएलएड यानी बीटीसी का चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नया वीडियो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही सहायता प्रदान करेगा आपको एग्ज़ाम में। इसलिए जो है आपसे निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो में बने रहें, बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए शुरू करता हूँ। प्रश्न आया हुआ है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय। यानी बालक में प्रश्न है, बालक में विस्मृति कम करने के उपाय। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए, ये प्रश्न आया है तो ये सोचा जा सकता है कि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न आए। ठीक है, तो अब फिलहाल हम इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। विस्मृति के 2 उपाय, यानी कोई ऐसा उपाय जिससे जो हम याद करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम मस्तिष्क में स्मरण करते हैं, वो बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि हम उस विषय वस्तु को बार बार दोहराएं। यानी पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। ठीक है, ये एक उपाय होगा। यदि हम किसी पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराते हैं तो विस्मरण की जो संख्या वो बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, दूसरा उपाय क्या होगा? दूसरा उपाय, पाठ्य वस्तु को सरल तथा रुचिकर बनाएं। जब पाठ्य वस्तु को आप सरल तथा रुचिकर बना लेंगे, तब भी वो हमेशा के लिए स्मरण बना रहे। ठीक है, तीसरा उपाय भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यानी जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु को मनोरंजन से युक्त करें। मनोरंजन से युक्त कर लें, किसी तकनीकी का सहारा ले लें, किसी तकनीकी से, किसी पूर्व के विषय वस्तु से उसको संबंधित कर दें, तब भी वो विस्मृत नहीं होगा। चाहे तक आप पॉइंट दिखा सकते हैं कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको पूर्व के किसी विषय वस्तु से संबंधित कर देते हैं, तब भी वो हमेशा के लिए बना रह जाता है। ठीक है, तो ये तो एक उपाय रहे जिसकी वजह से हम अपने जो भूलने की प्रक्रिया है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा, विस्मृति होती क्या है ना गाइस? ये प्रश्न बन सकता है कि विस्मृति किसको कहते हैं? तो विस्मृति यानी किसी पाठ्य वस्तु को, किसी विषय वस्तु को स्मरण करने, याद रखने या मस्तिष्क में जो स्टोर करने की प्रक्रिया है वह स्मृति या स्मरण कहलाती है। और जब हम उसको भूलते हैं, जब हम याद नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाती है? वो विस्मृति कहलाती है। जैसे जो चीजें हमने याद की है, जो चीजें हमने पढ़ी है, कभी याद की है, वो तो हमारे मेमोरी में सेट है, वो स्मरण की प्रक्रिया है। अगर हम उसको आसानी से रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम उसी तथ्य को, विषय वस्तु को भूल जाते हैं, तो ये प्रायः विस्मृति कहलाती है, या इसी को हम
विस्मरण कहते हैं। यानी स्मरण का अपोजिट उल्टा विस्मरण होता है, विस्मृति होता है। स्मृति मेमोरी होती है, विस्मृति यानी लॉस मेमोरी होती है। स्पष्ट? यानी स्मृति का मतलब होता है कि हम चीजों को याद रखें, चीजों को भंडारित करें, विषय वस्तु जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लें, आवश्यकता पड़ने पर हम उसे याद कर लें, वही हमारी स्मृति या स्मरण कहलाती है। लेकिन विस्मृति का मतलब याद की हुई चीजों को जब हम ड्रॉप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, छूट जाता है, मस्तिष्क में से वो निकल जाता है, तो प्रायः वो विस्मृति कहलाती है या वो विस्मरण कहलाती है। ठीक है। अब यहां प्रश्न बन सकता है कि ये जो स्मृति या स्मरण है, इसके कोई उपाय पूछ ले। ठीक है, प्रश्न बन जाए कि स्मरण या स्मृति के दो उपाय। ठीक है, प्रश्न बन जाए स्मृति के उपाय, यानी कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे स्मरण आसानी से हो सके, स्मृति आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो पहला उपाय क्या होगा? पहला उपाय कि चीजों जो कुछ हम याद करते हैं, चीजों को हम यानी तथ्य को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दें। चीजों को, तथ्य को पूर्व ज्ञान से जब हम संबंधित करेंगे तब भी वो प्रायः स्मृति में बनी रहेगी। दूसरा, स्मृति करने के लिए हमेशा जो चीजें हम याद करते हैं उसको मनोरंजन या रुचिकर बनाएं। याद करने वाले तथ्य को रुचिकर बनाया जाए, रुचिकर बनाना। ठीक है, यदि हम चीजों को जिसको याद कर रहे हैं उसको हम रुचिकर बना दें तब भी वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में बना रहेगा। ठीक है, और तीसरा है बार बार दोहराना, तब भी वो हमारी स्मृति में बना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि स्मृति का जो प्रश्न है वो स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है रुचि का शैक्षिक महत्व क्या है? प्रश्न आया हुआ है, रुचि का शैक्षिक महत्व। देखिए, जो इंटरेस्ट है आपका, जो रुचि है, उसका शिक्षा में क्या महत्व है? ये प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। चूंकि एक चीज आप जानिएगा कि आपको बहुत बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही नंबर का प्रश्न है। अब 2 नंबर का प्रश्न मैक्सिमम आप बहुत लिख सकते हैं तो आप 10 लाइन का लिख सकते हैं, 50 शब्द का लिख सकते हैं। ठीक है, तो रुचि का शैक्षिक महत्व आप जानिए कि रुचि क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है। यानी किसी विषय वस्तु को, किसी तथ्य को पसंद करना या ना पसंद करना ही आपकी रुचि या अरुचि कहलाती है। यानी जब आप किसी तथ्य को पसंद कर लेते हैं तो वह तथ्य आपके लिए रुचिकर हो जाता है, जिसको हम रुचि कहते हैं। और जब हम किसी तथ्य को पसंद नहीं करते तो वह आपके लिए अरुचिकर हो जाता है, जिसको अरुचि कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है? यानी रुचि किसी तथ्य, विषय वस्तु को पसंद या नापसंद करने की एक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, अब रुचि का शैक्षिक महत्व पूछा, तो शैक्षिक महत्व यानी शिक्षा में क्या महत्व है? अभी आपने देखा, इसके पहले विशेषताएं पूछा था, स्मृति, विस्मृति, तो उसमें आपने दिखाया कि चीजों को हम रुचिकर बनाते हैं। यानी जब हम शिक्षा प्रक्रिया में या शिक्षा प्रक्रिया को जब हम रुचिकर बनाएंगे, इंटरेस्टेड बनाएंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।
ठीक, उत्तर लिख सकते हैं कि रुचि का निम्न या रुचि का शिक्षा में निम्न महत्व या शैक्षिक महत्व पूछा है तो आप दिखा दीजिए। निम्न शैक्षिक महत्व है, पहला क्या है? पहला है रुचि के आधार पर ही शिक्षा प्रभावशाली होती है। ठीक है, पहला तो हो गया, रुचि रुचि के आधार पर ही शिक्षा प्रभावशाली होती है। दूसरा, रुचि से ही शिक्षा मजबूत व विकास उन्मुख होती है। ठीक है, रुचि से ही शिक्षा एक प्रकार से मजबूत होगी और विकास उन्मुख होगी। ठीक है, रुचि ही प्रायः रुचि ही प्रायः शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करता है। क्लियर? कि रुचि ही शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करता है, यानी यदि हमें शिक्षा में रुचि होगी तभी एक अच्छा वातावरण बन पाएगा। ठीक है, चौथा चाहें तो आप लिख सकते हैं, रुचि के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। रुचि के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। ठीक, तो ये रुचि का एक शैक्षिक महत्व होगा 4 पॉइंट में। ठीक, चूंकि प्रश्न आया हुआ है इसलिए अधिकतर चांस बनता है कि पूछे रुचि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो रुचि यानी किसी वस्तु को पसंद करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी विषय वस्तु को पसंद करने की एक प्रक्रिया है। वह विषय वस्तु जितना ज़्यादा हमको प्रभावित करता है, हमारे लिए जितना ज़्यादा वो प्रभावशाली होता है, उतना ही हम उस विषय वस्तु में रुचि बनाते हैं। वही हमारी रुचि कहलाती है या उसी को हम इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या? भाई बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, लर्निंग ट्रांसफर जिसको कहते हैं। लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो दो चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका अधिगम है और दूसरा स्थानांतरण है, यानी लर्निंग है और ट्रांसफर है। ठीक है, दो तथ्य हैं आपके सामने। अधिगम यानी अधिगम का मतलब सीखना होता है, यानी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, व्यक्ति के जन्मावस्था यानी एक प्रकार से हम कह दें कि जन्म लेना, जन्म ही नहीं बल्कि गर्भावस्था से वह जो कुछ भी सीखता है वही उसका अधिगम कहलाता है। हम आगे चलते हैं, रास्ते पे चलते रहते हैं और अगर हमें कहीं कुछ सीखने को मिल जाए तो वही हमारा अधिगम है। किसी के द्वारा कुछ सीखने को मिल जाए वही हमारा अधिगम है। चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्रकृति हो, जिसने हमें कुछ ना कुछ सिखाया हो, जिसके द्वारा हमें कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, कोई ना कोई सूचना की प्राप्ति हुई हो, वही हमारा अधिगम है। उसी को हम लर्निंग कहते हैं, वही हमारा सीखना। ठीक है, यहाँ स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी
एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करना, वह अधिगम कहलाता है, अधिगम ट्रांसफर कहलाता है। यानी जब हम सीखे हुए ज्ञान को, बहुत अच्छे से सुनिएगा, जब व्यक्ति सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को करता है तो वही उसका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, अधिगम स्थानांतरण यानी सीखे हुए ज्ञान का, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, यानी अधिगम स्थानांतरण क्या है? सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को करने की प्रक्रिया को ही अधिगम स्थानांतरण या लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। हम जहां से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, अगर उस ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए कर दें, किसी दूसरे व्यक्ति को भी यदि हम वह ज्ञान दे दें, तो वही हमारा अधिगम ट्रांसफर या स्थानांतरण कहलाता है। यानी हमने जो पढ़ा है, हमने जो लिखा है, उसी के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी यदि हम पढ़ा दें, लिखा दें, तो वही हमारा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा अधिगम स्थानांतरण यानी सीखे हुए ज्ञान, यानी एक व्यक्ति जब अपने ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति पर करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को जब वो ज्ञानवान बना देता है, शिक्षित बना देता है, तो प्रायः वही उसका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका अधिगम, अधिगम स्थानांतरण। एक दूसरी परिभाषा भी आपको मिलती है, समायोजन। प्रश्न आया हुआ है, समायोजन क्या है? समायोजन क्या है? ठीक है, एक तो ये परिभाषा हो गई आपकी अधिगम स्थानांतरण, दूसरा है समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट को कहते हैं। आप या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जब समायोजित कर लेता है, अपने आप को जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वही समायोजन कहलाता है। यानी व्यक्ति एक परिस्थिति से, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर ले, अपने आप को समायोजित कर ले तो उसे समायोजन कहते हैं। स्पष्ट? यानी व्यक्ति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अपने आप को जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, तो उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, उसी को हम समायोजन कहते हैं। यानी आप यहाँ हैं, यहाँ से आप दिल्ली चले गए, बंबई चले गए, लुधियाना चले गए, और वहाँ भी आप आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लिए, तो प्रायः यही समायोजन कहलाता है, इसी को समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो समायोजन तो प्रश्न आया हुआ है, तो ज्यादा चांस क्या बनता है आने का? कुसमायोजन। क्या चांस बनता है? कुसमायोजन। ठीक है, समायोजन पूछा गया प्रश्न है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार क्या पूछेगा? कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है? कुसमायोजन का मतलब नॉन एडजस्टमेंट होता है, नॉन एडजस्टमेंट होता है। यानी ये कुसमायोजन की प्रक्रिया है।
कुसमायोजन यानी जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को बदल नहीं पाता, अपने आप को ढाल नहीं पाता, तो प्रायः वह कुसमायोजन कहलाता है। यानी जब आप एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाते हैं और दूसरी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो प्रायः इसी को हम कुसमायोजन कहते हैं। यानी जब व्यक्ति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता या सामंजस्य स्थापित करने में कोई समस्या होती है, तो इसे कुसमायोजन कहते हैं। कुसमायोजन कहते हैं। 2 नंबर आपका तैयार। क्या? 2। ठीक है। यानी जब व्यक्ति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को जाता है और दूसरी परिस्थिति में जब अपने आप को नहीं ढाल पाता, नहीं बदल पाता, नहीं समायोजित हो पाता, तो प्रायः वही उसका कुसमायोजन कहलाता है। ठीक है। यानी वह कुसमायोजन है। ठीक है। तो एक ये प्रश्न हो गया। दूसरा, चलिए आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट आपको एक दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।